हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास श्री हरिराज क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, इसके अभी 2 ही पार्ट आए थे, तीसरा पार्ट अभी तक नहीं आ पाया था, जिसके कुछ व्यक्तिगत कारण थे। अब वो व्यक्तिगत कारण खत्म हो गए हैं, अब से रोज क्लास चालू रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय बर्बाद किए हुए चलते हैं वैदिक सभ्यता का तीसरा पार्ट। दोस्तों, जैसा कि हम लोग को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई है उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्योंकि वैदिक सभ्यता का हमें ज्ञान वेदों से मिलता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है। अगर हड़प्पा और वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, वहीं अगर हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की तो वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं दूसरा अंतर यह आ जाता है कि जहाँ एक और हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। आधारभूत व्यवसाय उनका कृषि था, या आधारभूत व्यवस्था जो थी आपकी हड़प्पा सभ्यता की वो कृषि थी। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो चूंकि वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग थे उनका कोई स्थायी जीवन नहीं था, इसलिए उनका जो मूल आधार था वो था पशुचारण या पशुपालन। ठीक है। और चूंकि वो स्थायी निवासी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने कोई भौतिक अवशेष नहीं छोड़े थे जिससे उनके बारे में पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो सके। अगर बात करते हैं कृषि की तो वैदिक सभ्यता में जो कृषि थी उनका गौण व्यवसाय था, और अगर बात करते हैं पशुचारण की तो वैदिक सभ्यता में इनका मुख्य व्यवसाय था। तो चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में सबसे पहले जो वर्णन मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अगर हम 95वें सूक्त की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें पूर्वा, एल और उर्वशी के संवाद का वर्णन मिलता है। और ये जो वर्णन मिलता है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रचना की कि ऋग्वेद की मूलतः रचना कहाँ हुई थी, तो दोस्तों ऋग्वेद की रचना मूलतः सप्तसैंधव प्रदेश में हुई थी। अगर हम सप्तसैंधव प्रदेश पूछे कहाँ है तो सरस्वती और द्वादशी नदी के बीच का जो भी क्षेत्र पड़ता है वो आपका सप्तसैंधव प्रदेश कहलाता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि ऋग्वेदिक सभ्यता में जो प्रारंभिक जीवन था, जो कि स्थायी निवासी नहीं थे, इसलिए उनका आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो वैदिक सभ्यता में मूलतः आर्य थे, उनका प्रारंभिक जीवन स्थायी नहीं था, इसलिए उनके कोई ठोस भौतिक अवशेष प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद बात करते हैं उनके व्यवसाय की, तो जो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य व्यवसाय उनका व्यापार था, वहीं उनका मुख्य पशुचारण उनका प्रमुख था, और कैसे उनका गौण व्यवसाय था। अगर बात करते हैं ऋग्वेद की तो ऋग्वेद का सबसे पहले अनुवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले जो अनुवाद किया है ऋग्वेद का वो मैक्स मूलर ने किया है। ठीक है। अगर बात करते हैं वैदिक सभ्यता तो वैदिक सभ्यता को जानने के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक और दूसरा आपका हो जाता है पुरातात्विक। साहित्य की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपके आते हैं वेद, फिर आपके आते हैं ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। जो आरण्यक होते थे वो जंगलों में लिखने के कारण उनको आरण्यक कहा गया है, और उपनिषद गुरु के पास सभी बैठने का इनको उपनिषद की संज्ञा दी गई। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्ण किस का है तो उसकी बात करें तो अगर हम बात करें सबसे पहले किसका उल्लेख कितनी बार आया है तो वो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं शब्द की तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो शब्द है इंद्र, इंद्र को अगर देखा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, और ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि चूंकि वर्तमान में सबसे प्रमुख देव भारतीय सभ्यता के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, लेकिन हम ऋग्वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो उस समय सबसे प्रमुख देवता थे वो थे आपके इंद्र भगवान। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अग्नि की, तो अग्नि का अगर बात करते हैं तो इंद्र के बाद दूसरे नंबर पे आता है नाम, और इनका सर्वाधिक 200 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है। और चूंकि ऋग्वेद में अग्नि का 200 बार प्रयोग हुआ है, इससे समझ में आता है कि अग्निदेव की ऋग्वेद में बहुत अच्छी पकड़ थी या बहुत अच्छा उनका महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है। एक बात और है कि जो अग्नि है वो मनुष्य और देवों के बीच में मध्यस्थता कार्य करते थे, क्योंकि जो भी आहुति दी जाती थी वो अग्नि में समाहित होती थी,
तो अग्नि के माध्यम से वो देवताओं को जाती थी। तो इसमें अग्नि जो थे वो एक तरह से मध्यस्थता का कार्य करते थे मानवों और देवों के बीच में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक चीज और कि उसके बाद कौन थे, तो उसके बाद आते हैं सोम। सोम देवता, इसका जो वर्णन है 144 बार हुआ है, ठीक है। और अगर ऋग्वेद की ही बात करते हैं तो ऋग्वेद में ही एक मूंछवत पर्वत का भी नाम आया है, चोटी का नाम आया है, जो कि हिमालय पर्वत की एक महत्वपूर्ण चोटी थी। सोचिए मित्रों, हिमालय का वर्णन ऋग्वेद में उस समय भी दिया हुआ है और ऋग्वेद में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटी जिसका नाम है मूंछवत, उसका भी वर्णन किया गया है। जब हम बात करते हैं वरुण देवता की, तो वरुण देवता का जो वर्णन है वो 30 बार आया है। जल की बात करें तो ये एक समान राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हैं, ना के बराबर थी, और इसमें सर्वाधिक इसका महत्वपूर्ण योगदान हुआ है 275 बार। अगर बात करते हैं विश्व की, तो ये सामाजिक इकाई थी, तो विश्व का वर्णन जो है वो 171 बार हुआ है। अगर बात करते हैं पिता की, तो पिता शब्द की उत्पत्ति सर्वाधिक 335 बार है। एक चीज और याद रखना मित्रों कि अगर हम ऋग्वेद सभ्यता और वैदिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बीच में अगर अंतर ढूंढे, तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही नजर आता है कि ऋग्वेद सभ्यता में जो समाज था वो पितृ प्रधान था, मतलब पिता का सर्वोपरि मुख्य स्थान था। और अगर हम यही हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता वो मातृ प्रधान देश थी, मातृ प्रधान सभ्यता थी, ठीक है। तो यही सबसे मूलभूत अंतर है कि ऋग्वैदिक सभ्यता जहाँ पितृ प्रधान थी, वही हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी, वहाँ पे माताओं का सर्वोपरि स्थान था। उसके बाद बात करते हैं माता की, तो माता का यहाँ 234 बार उपयोग आया है या 234 बार इसका वर्णन हुआ है। ग्राम की बात करते हैं, ग्राम का 13 बार हुआ है। वर्ण की बात करते हैं, उसका 23 बार हुआ है। चूंकि वर्ण के बारे में आप लोग जानते ही हैं और अक्सर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि ऋग्वैदिक सभ्यता में 10वें मंडल में चारों वर्णों का महत्वपूर्ण तरह से बताया गया है कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में चारों वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण तरीके से उसका वर्णन किया गया है, ठीक है, कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कि आप लोग पता ही होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण से क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। अगर बात करते हैं भुजाओं से, तो भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। अगर बात करते हैं जंघा से, तो जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और बात करते हैं अगर पैरों से, तो ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये 4 वर्णों की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ब्राह्मण। ब्राह्मण का आपका 15 बार उपयोग हुआ है। उसका काम था ज्ञान अर्जन द्वारा ही अपनी जीविका चलाना। तो ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण योग था शिक्षा अर्जित करना, शिक्षा को बांटना और इसी के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन या जीविकोपार्जन करना। उसके बाद क्षत्रिय आता है। क्षत्रिय का वर्णन हुआ है 9 बार और क्षत्रिय का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था कि सारे वर्णों की सुरक्षा करना, ठीक है। जहाँ ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के माध्यम से अपनी जीविका चलाना, वही क्षत्रिय का माध्यम होता था समाज की रक्षा करना। तीसरे नंबर पे आता है वैश्य। वैश्य का काम था मुख्यतः व्यापार करना और व्यापार से जो भी लाभ मिले वो क्षत्रिय और ब्राह्मणों में बांटना, ठीक है। शूद्र जो सबसे नीचे आता है वो सबसे गिरी हुई स्थिति में था और इसका महत्वपूर्ण कार्य होता था तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। इसमें जो सामाजिक स्थिति थी सर्वाधिक थी ब्राह्मण की, उसके बाद आती है क्षत्रिय की, तीसरे नंबर में वैश्य की आती है और सबसे निम्नतम स्थिति आती है शूद्र की। और शूद्रों को तीनों वर्गों के सेवा करने वाला कहा गया है। फिर बात करते हैं राष्ट्र की, तो मित्रों राष्ट्र का 10 बार नाम आया है। अगर हम इधर बात करते हैं सभा की, एक ये राजनीतिक इकाई थी और ये महत्वपूर्ण निर्णयों में अपना योगदान देती थी। समिति भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई थी जो मुख्य रूप से जो भी नीतियाँ होती थी उनको कारगर करने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थी। और जो समिति थी उसमें ये व्रतजनों की या फिर कुलीन वर्गों की या कुलीन श्रेष्ठ लोगों की सब मिला के एक समिति थी। इसमें लोग जो कुछ मतलब व्रत लोग थे या कुलीन वर्ग के इसमें शामिल होते थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विदर्भ की, तो इसका 122 बार प्रयोग हुआ है।
बात करते हैं गंगा की, तो अगर ऋग्वेद की बात करते हैं मित्रों तो गंगा सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और अगर नदियों की बात करते हैं तो ऋग्वेद में नदियों का 25 बार प्रयोग हुआ है। कितने बार मित्रों? 25 बार। तो गंगा का सबसे अधिक एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन गंगा ऋग्वेदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पूजी जाने वाली नदी थी और आज भी है। अगर दूसरी नंबर बात करते हैं तो यमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि ऋग्वेदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी कौन सी नदी थी, तो सिंधु नदी आती है। तो ऋग्वेदिक सभ्यता में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, जो उपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी सिंधु नदी थी। और दूसरे नंबर पे आती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतुमा कहा गया है, मतलब नदियों में सबसे प्रमुख नदी किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को। ठीक है, तो गंगा भारतीय सभ्यता में, ऋग्वेदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी, पवित्र नदी थी। दूसरे नंबर पे यमुना का 3 बार आया है। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतुमा या नदियों में प्रमुख कहा गया है। और अगर सर्वाधिक उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी कौन सी? सिंधु नदी आती है। ठीक है, अगर बात करते हैं केशी की, केशी का 33 बार प्रयोग हुआ है और राजा शब्द जो है उसका 1 बार प्रयोग हुआ है। अगर बात करते हैं ब्रज की या गौशाला की तो उसका दोस्तों 45 बार प्रयोग हुआ है। गाय की बात करते हैं तो गाय का 176 बार प्रयोग हुआ है। एक चीज और है कि भारतीय सभ्यता में, ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर बात करें तो ऋग्वेदिक सभ्यता में गाय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और तब से लेके आज तक भारतीय संस्कृति में गाय को गौ माता के नाम से हम लोग जानते हैं और आज भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना प्राचीन काल में गाय को प्रदान किया जाता था। ठीक है, और ऋग्वेदिक सभ्यता की बात करें तो अधिकतर लड़ाइयाँ जो होती थी उनका आधार भी गाय थी। ठीक है, आर्य और अनार्यों के बीच में जो भी लड़ाई होती थी, अनार्य का क्या काम होता था? इन आर्यों की गाय को चुपके से चुरा लेना, इसके साथ लड़ाई करना और उनकी गायों पे अपना अधिकार जताना। तो ऋग्वेदिक काल में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उनका मुख्य कारण गाय था। और अगर गाय को पवित्रता की दृष्टि से इतना माना गया है कि ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है मित्रों जिसका वध ना किया गया हो या जिसका वध ना किया जा सके, मतलब इतनी पवित्र थी कि इनको अघन्या का मतलब है कि इनका वध किया ना जाए। ठीक है, अगर बात करते हैं रुद्र की, रुद्र जो कि शिव है या उनका जो वर्णन है 33 बार हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विष्णु भगवान की तो उनका 100 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी का 1 बार प्रयोग हुआ है। और अगर बात करते हैं बृहस्पति की तो बृहस्पति का 11 बार प्रयोग हुआ है। दोस्तों एक बात और अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में भी आया है शायद आरोग्य में इसमें, कि बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे। क्या थे? देवताओं के गुरु थे। तो बृहस्पति का मुख्य योगदान होता था कि देवताओं को सही दिशा देना और उनके गुरु होने का कर्तव्य निर्वहन करना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आर्यों की, तो ये अक्सर आ जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे, उनका मूल निवास स्थान कहाँ था। तो उसके संबंध में विविध विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है, अपना अपना लॉजिक दिया है कि आर्य का मुख्य रूप से मूल निवास स्थान कहाँ था। तो उसी के संदर्भ में तो जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, किस विद्वान ने क्या कहा है। तो सबसे पहले मित्रों बात करते हैं मैक्स मूलर की। तो मैक्स मूलर और वाइटस्टाइन 2 थे। इन दोनों विद्वानों ने ये कहा कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो आपका मध्य एशिया, ठीक है, क्या था? मध्य एशिया था, या मध्य एशिया में जो बैक्टीरिया देश था, बैक्टीरिया प्रदेश था, वहां से आर्य आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद और सारे विद्वान हुए, उन्होंने अपना अपना लॉजिक दिया, उन्होंने अपनी समझ से सूझबूझ से जो भी निर्धारित किया। उनमें दूसरे नंबर पे आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपना जो भी अध्ययन किया उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तीसरे स्थान पे आते हैं अविनाश चंद्र घोष। अविनाश चंद्र घोष जी ने अपने अध्ययन पाया और ये डिसाइड करके ये अपना मत रखा कि आर्यों का मूल निवास स्थान सब सिंधु प्रदेश है। ये सब सिंधु प्रदेश वही है जो सरस्वती नदी
और द्वादशी नदी के बीच के स्थान है, ठीक है, उसे ही सबसंग प्रदेश कहते हैं। आगे बात करते हैं गंगानाथ झा जी ने। गंगानाथ झा जी हैं, उन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान आपका ब्रह्मर्षि देश है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेहरिंग व गार्डन चार्ट जो दो विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान है दक्षिण रूस। फिर अगले स्थान पे आते हैं गाइस महोदय। गाइस महोदय का मानना था कि हंगरी थी आर्यों का मूल निवास स्थान था। जो हंगरी के डैन्यूब नदी घाटी है वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर पेनका की। तो प्रोफेसर पेनका ने अपना मत दिया कि आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी के मैदानी भाग है, ठीक है। फिर आते हैं दयानंद सरस्वती जो भारतीय विद्वान थे, उन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत है। फिर अगले स्थान पे आते हैं तो उसमें जो बात करते हैं कि जो राजबली थे, उन्होंने बताया, राजबली पांडे जी ने, कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान वो मध्य प्रदेश है। फिर आगे जो आते हैं एडवर्ड मेड महोदय हैं, उन्होंने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो पामीर का पठार है। फिर उसके बाद एक और विद्वान आते हैं एडी कल्ला। तो एडी कल्ला जी ने अपने अध्ययन से पाया और ये बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर तथा हिमालय के पर्वतीय प्रदेश हैं, ठीक है मित्रों। फिर लास्ट पे जो आते हैं DS द्विवेदी हैं, उनका मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान मुल्तान के निकट की रेखा नदी घाटी है। तो ये कुछ विद्वान थे महत्वपूर्ण, जिनके विषय में अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसने क्या कहा है आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में, तो ये अक्सर आ जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, सीक्वेंस थोड़ा देख लीजिएगा, नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। तो ये था आपका आर्यों के मूल निवास संबंधी विविध विद्वानों का तर्क। और एक चीज और बात करते हैं कि आर्य का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ, और ये आया भी है एग्जाम में कि आर्य का मतलब क्या होता है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्कर्ष, मतलब उत्कृष्ट, ठीक है, कभी भी स्वतंत्र भी कह दिया जाता है। तो मूलतः जो आर्यों का अर्थ होता है वो होता है कुलीन, श्रेष्ठ, ठीक है, और उत्कृष्ट या सर्वोत्कृष्ट, मतलब जो सबसे अच्छे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो इतना ही है, और उम्मीद करूंगा कि जैसा अभी तक आपने हमको प्यार दिया है, हमारे संस्थान को दिया है, वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।